नमस्कार मित्रों, मैं उमेश द्विवेदी। मित्रों, हम लगातार शिक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। शिक्षा में असमानताओं के कारण पर हम बात कर रहे हैं। शिक्षा में क्या ऐसे सुधार किए जाएं जिससे गरीब और अमीर की शिक्षा, क्योंकि छात्रों का कोई दोष नहीं है कि कोई गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, कोई अमीर परिवार में जन्म ले रहा है। इसलिए गरीब परिवार में जन्म लेना कोई अपराध न बने, कोई दंड साबित ना हो, इसलिए गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा में समानता मिले। हम इस पर लगातार बात कर रहे हैं। इसका आज जब हम लगातार इस पर शोध कर रहे हैं, जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आर्थिक समस्या आती है। लगातार इन विषयों पर चर्चा करने के बाद एक ही बात आती है कि आर्थिक समस्या इन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा बन रही है, जो कि समानता नहीं ला पा रही है। क्योंकि गरीब परिवारों में जो परिवार होते हैं वो वास्तविकता में अपनी रोजी रोटी के लिए भी परेशान रहते हैं। अपने रोज के खर्चे निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। लगातार उनको निर्धारित आय नहीं होती है। उनकी परिवार आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं, कभी खाने की समस्या, कभी कपड़े की समस्या, कभी विभिन्न प्रकार की। इसलिए उनका जो प्राथमिक, जो पहली आवश्यकताएं नजर आती हैं, पैसा उधर खर्च हो जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कमियां होती हैं। और इधर अधिकारियों द्वारा जो लगातार महंगी शिक्षा हो रही है उस पर अंकुश ना लगाना, प्राइमरी विद्यालयों की हालत खस्ता हो जाना, यानी कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं जिससे असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। घटने का नाम नहीं ले रही है, ये बढ़ती जा रही है। इसका क्रम लगातार ऊपर की ओर होता जा रहा है। असमानता की दर बढ़ रही है। गरीब बच्चे शिक्षा से लगातार कहीं ना कहीं इस महंगी शिक्षा के कारण दूरी बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि परिवार की निर्धारित इनकम नहीं है, परिवार आय नहीं अपनी बढ़ा पा रहा है। इसलिए इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो आर्थिक समस्या आती है। आर्थिक समस्या के बाद बहुतायत और ऐसे कारण हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बाधा बनते चले जा रहे हैं। उन्हीं में एक कारण और है। एक तरफ तो आर्थिक समस्या है गरीब परिवार के लिए, दूसरी तरफ जो समस्या है वो महंगी शिक्षा। एक तरफ उनकी इनकम कम होती जा रही है, दूसरी तरफ विद्यालयों में शिक्षा का जो फीस है, जो शिक्षा के लिए जो फीस है वो बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती फीस का कारण भी कहीं ना कहीं इस दूरी को, इस असमानता को बढ़ा रहा है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं। ये महंगी शिक्षा भी सरकार को कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिससे गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ा ले और अमीर भी अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने से संकोच न कर पाए। उसको कहीं ना कहीं बेइज्जती का भी डर होता है कि जब हम महंगे स्कूल में पढ़ा देंगे, हम फीस नहीं जमा कर पाएंगे तो हमें समस्याएं, हमें बातें सुननी पड़ेंगी, हमारा परिवार कहीं बेइज्जत ना हो। चूंकि इज्जत और बेइज्जत मध्यम परिवार और गरीब परिवार में इन सब चीजों का बहुत बड़ा मायने रखता है। अपने स्वाभिमान के लिए वो बच्चे को पढ़ाना नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं ये समस्या है उनके लिए। तीसरी समस्या, गरीब परिवारों में खराब पोषण भी एक समस्या है। खराब पोषण अब कैसे समस्या बन जाती है? क्योंकि गरीब परिवार में आर्थिक इनकम नहीं है, अच्छा भोजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, खराब वस्त्र भी कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर करते हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छे वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं, महंगे स्कूलों में नहीं भेज पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें समाज की नजरों में भी हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। खराब पोषण से बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहता है। खराब स्वास्थ्य के कारण वो लगातार शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा पाते हैं, और ऐसी स्थितियां आने के कारण वो शिक्षा से दूरी बना लेते हैं। यही कारण है वस्त्र भी उनके अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आर्थिक समस्या हर जगह पर उनका जो है रोड़ा बनी हुई है। आर्थिक असमानता भी शिक्षा में कहीं ना कहीं समानता से दूरी बना रही है। इसलिए सरकार को इन सब विषयों पर भी विचार करना चाहिए। और बहुतायत जगह देखा गया है कि स्कूलों की कमी, सरकारी स्कूलों की कमी, स्कूलों की समस्या तो हम नहीं कह सकते हैं,
लेकिन सरकारी स्कूलों की कमी, अगर हम कानपुर नगर में बात करें तो गोविंद नगर से लेकर के सेन पश्चिम पारा इंटर कॉलेज, यानी कि इस बीच में लगभग कम से कम 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। गोविंद नगर से सेन पश्चिम पारा तक 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है और यहां पर कोई भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है इस बीच में, जबकि आबादी कई लाख आबादी होने के कारण कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। दक्षिण क्षेत्र में गोविंद नगर, किदवई नगर, इनको अगर छोड़ दें तो पूरे बर्रा क्षेत्र में कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है, जबकि लाखों की आबादी है। इस आबादी क्षेत्र को भी अगर हम देख लें तो यह भी एक समस्या है कि गरीब परिवार अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे सरकारी विद्यालयों में कम फीस में, तो सुविधा ही नहीं है। जब सुविधा नहीं तो बच्चे कहां भेज दे। यह भी एक असमानता का कारण है कि स्कूलों से जो घर बहुत दूर है या घर से स्कूल बहुत दूर है, ये दूरी कैसे तय कर पाए। जब उनके पास फीस देने की व्यवस्था नहीं है तो साधन जुटाने की भी समस्या है उनके साथ, और पैदल 10 से 12 किलोमीटर जाकर के वापसी छोटा बच्चा नहीं जा सकता, और शहरी क्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि आने जाने में बहुतायत दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। यह भी एक कहीं ना कहीं शिक्षा से दूरी बनाता है। तो सरकार को इन सब चीजों पर भी विचार करना चाहिए कि मिनिमम इतने किलोमीटर पर एक विद्यालय हो, ऐसी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। इन सब बिंदुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो गरीब परिवार होते हैं उन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार का कि आर्थिक संपन्नता है नहीं, लोग उनकी मदद नहीं करते हैं। चूंकि मदद क्यों करें, चूंकि उन्हें पैसे की वापसी नहीं दिखाई पड़ती है। अगर आज हम मदद करें और कल हमें वापस हो जाए तो शायद मदद के लिए हाथ ज्यादा बढ़े, लेकिन ऐसी समस्या भी नहीं है, ऐसी भी स्थिति नजर नहीं आती है। तो उन्हें अपनी समस्या स्वयं झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है और उनकी आर्थिक मदद भी नहीं कोई कर पाता है। इसलिए उन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं सामाजिक बहिष्कार भी उनका होता है। क्योंकि गरीबी है इसलिए उन्हें इस प्रकार की तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और बहुत बड़ी समस्या जो गरीब परिवार है, जो मजदूर वर्ग है, इनकी स्थायी आय नहीं है। स्थायी आय का मतलब हो गया कि ये आज मजदूरी के लिए गए, इन्हें काम मिल गया तो वापसी आ गए, और अगर काम नहीं मिला, काम मिल गया तो मतलब पैसा लेकर के आए, काम नहीं मिला तो खाली हाथ लौट के आए। जब खाली हाथ लौट करके आएंगे तो घर में रखा हुआ जो पैसा है वो उससे आटा दाल चावल अपना प्रयोग करते हैं। स्थायी इनकम भी ना होना ये भी एक कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए समस्या बनी हुई है। ऐसी भी बहुतायत चीजें हैं। और वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है। शिक्षा को व्यवसाय बनाने का मतलब हमारा यह है कि बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने एक नहीं 10-10 स्कूल खोल रखे हैं, लेकिन उसमें आरटीई के तहत भी बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था होने के बाद भी उसमें एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। अब ये मना अगर कर देते हैं तो इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे या फिर उनकी व्यवस्था देख रहे अधिकारी? और अधिकारी चूंकि इन पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली होते हैं इसलिए इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में भी जो आरटीई के तहत एडमिशन नहीं ले रहा है, जो सरकारी व्यवस्था या सरकारी नियम के बाद भी, सरकारी दबाव के बाद भी एडमिशन नहीं ले रहा है, वो क्या गरीब बच्चों का एडमिशन ले सकता है? गरीब बच्चों की मदद करने की कभी आगे आएगा? चूंकि उन्होंने मानसिकता बना रखी है शिक्षा को व्यवसाय बनाने की, शिक्षा से धनार्जन करने की। और बड़े बड़े चूंकि पूंजीपति लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, तो विद्यालय खोल करके बैठ गए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद लगातार प्रतिवर्ष उनके पास इनकम ही इनकम है। तो वो केवल इनकम देख रहे हैं, शिक्षा या भारत देश की तरक्की के विषय में उनका विचार नहीं है। ऐसे बहुतायत ऐसे कानून हैं। वहीं अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करें तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं
वो स्कूल तो जाते हैं लेकिन समय से क्लास न लेना, बैठ करके बातें करना, राजनीति करना, स्कूल के बाहर जाकर के मीटिंगें करना, पार्टियों की राजनीति करना। जब वो दिन भर ये काम करेंगे तो शिक्षा स्कूल में कौन देगा? इस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। परिवार, जो गार्जियन है, जो अभिभावक है बच्चों के, उनको भी अपने आप में सुधार करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि इनकम नहीं है, पैसा उनके पास भले ही ना आ रहा हो, लेकिन नशेबाजी से वो नहीं चूकते हैं। उन्हें इन अपनी आदतों पर भी कंट्रोल करना होगा, नशेबाजी छोड़नी होगी। अगर वो नशेबाजी छोड़ करके उसी पैसे का उपयोग बच्चों की शिक्षा में कर दे तो भी शिक्षा बच्चों को मिल सकती है। इन व्यवस्थाओं में भी अभिभावक भी अपने आप में सुधार करें। कुछ और कारण है। परिवार की आर्थिक स्थिति जब कमजोर होती है, परिवार के यहां जब कोई परिवार में इनकम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, तो ऐसे में बच्चों को भी काम पर लगा दिया जाता है। देखा गया होगा, बहुत जगह बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती है। बाल श्रम में जब बच्चे काम करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने कौन जाएगा? तो ऐसी स्थितियों में भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि बाल श्रम वाले जो बच्चे हैं उनकी मजबूरी और उनकी कमजोरियों पर ध्यान देकर के उनकी कमजोरी और मजबूरियों को दूर किया जाए और उन बच्चों को शिक्षा के लिए लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाकर के उनको मजबूत तरीके से शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। ऐसे अनगिनत न जाने कितने कारण हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज भी हमने इसी विषय पर चर्चा की। मित्रों, राष्ट्रीय युवा महासभा अपने अभियान में लगातार लगा हुआ है और लगातार हम अधिकारियों से प्रयास करना चाहते हैं कि अधिकारी हमारी बात को सुने। अगर हमारे बिंदु जुनून है तो उन पर कार्रवाई जरूर करें, उनको संज्ञान में ले। मुझे लगता है कि अभी तक मेरे द्वारा जितनी बातें बताई गई ये सारी की सारी जुनून बातें हैं। गरीब बच्चों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। गरीब बच्चे यदि अपने गरीबी वाले परिवार में पल गए हैं तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर उन्होंने गरीबी में जन्म ले लिया है तो ऐसे बच्चों की मानसिकता दूषित ना हो, देश प्रेम के प्रति या देश के प्रति, समाज के प्रति उनकी भावना दूषित ना हो, इसलिए अधिकारियों को भी समय रहते उचित निर्णय लेने की जरूरत है। और सरकार और अधिकारी अगर समय रहते उचित निर्णय लेंगे तो इन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और इनमें अच्छी प्रतिभा भी देखने को मिलेगी। गरीब बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है और ना ही उनमें किसी जुनून की कमी है। वो मेहनती भी हैं, लेकिन मौका देने की जरूरत है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, समाज में आगे आए, समाज को भी जागरूक करें, गरीब परिवार के लोगों को भी जागरूक करें कि बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। और वहीं सरकार से भी हमारा निवेदन है और अधिकारियों से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे बच्चों का सर्वे जरूर कराया जाए जो विद्यालय नहीं जाते और उनके कारणों को जाना जाए और उन कारणों को दूर करने का भी प्रयास किया जाए ताकि उन बच्चों को शिक्षा मिल सके। और समय पर मिली शिक्षा जीवन भर उनके तो काम आएगी ही आएगी, कहीं ना कहीं देश और राज्य के प्रति भी उनकी एक जिम्मेदारी बनेगी और वो काम भी आएगी। आज के इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों से विदा कर रहे हैं और आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा महासभा जो सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, अनुशासित युवाओं का संगठन है, उसमें आइए, अपनी भागीदारी निभाइए और समाज में युवाओं के हित में चल रहे इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर प्रदान करें। और लगातार जो संघर्ष राष्ट्रीय युवा महासभा कर रहा है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, आपको भी अच्छा लगेगा और समाज के लिए भी अगर हम लोग कुछ भी सुधार करने में सफल हो गए तो हमें भी गर्व होगा और समाज के लिए चला गया एक कदम हमारे लिए एक गोल्डन अक्षर होगा। नमस्कार।